हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसवी एकेडमी में। दोस्तों, आज हम आपको एनर्जी कंजर्वेशन के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराएंगे। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक पंप में प्रणोदक के व्यास बढ़ने से क्या प्रभाव पड़ता है? प्रवाह में वृद्धि हो जाती है, हेड कम हो जाती है, शक्ति घट जाती है या उपरोक्त सभी? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रवाह में वृद्धि हो जाती है। एक पंप में प्रणोदक के व्यास के बढ़ने से प्रवाह में वृद्धि हो जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, पंपिंग सिस्टम में बड़े व्यास के पाइप को स्थापित करने से कमी आती है। पंपिंग में बड़े व्यास के पाइप को स्थापित करने से किसमें कमी आती है? हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, स्टैटिक हेड में, डायनामिक हेड में, ए बी दोनों में या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डायनामिक हेड में। पंपिंग सिस्टम में बड़े व्यास के पाइप को स्थापित करने से डायनामिक हेड में कमी आती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पंपिंग सिस्टम में बड़े व्यास को स्थापित करने से परिणाम होता है। हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, स्टैटिक हेड वृद्धि, स्टैटिक हेड में कमी, घर्षण हेड में वृद्धि या घर्षण हेड में कमी। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा घर्षण हेड में कमी। पंपिंग सिस्टम में बड़े व्यास के पाइप को स्थापित करने से घर्षण हेड में कमी आ जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस डिस्चार्ज दबाव पर एक ही पारस्परिक वायु कंप्रेसर अधिकतम बिजली की खपत करेगा? हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, 3 बार, 5 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर, 90 psi या 500 kPa। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 90 psi। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, समुद्र की सतह की तुलना में अधिक ऊंचाई पर वायु कंप्रेसर का प्रदर्शन कम होगा। प्रश्न में पूछा गया है, समुद्र की सतह की तुलना में अधिक ऊंचाई पर वायु कंप्रेसर का प्रदर्शन कम होगा। यह बात सत्य है, असत्य है या अधिक मापदंडों की आवश्यकता होती है या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों, यह बात बिल्कुल सत्य है। समुद्र की सतह की तुलना में अधिक ऊंचाई पर वायु कंप्रेसर का प्रदर्शन कम होगा। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक मल्टी स्टेज कंप्रेसर में इंटरकूलिंग का उद्देश्य है। मल्टी स्टेज कंप्रेसर में इंटरकूलिंग का क्या उद्देश्य होता है? हवा में नमी को दूर करना, संपीड़न के काम को कम करना, नमी और तेल वाष्प को अलग करना या उपरोक्त में से कोई नहीं? फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा संपीड़न के काम को कम करना। मल्टी स्टेज कंप्रेसर में इंटरकूलिंग का उद्देश्य होता है संपीड़न के काम को कम करना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक फ्रिज में ठंडा कोयल पर ठंड का गठन, हमारे ऑप्शन है, COP में सुधार करता है, ऊष्मा हस्तांतरण बढ़ जाती है, बिजली की खपत को कम करता है या बिजली की खपत को बढ़ाता है? हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिजली की खपत को बढ़ाता है। एक फ्रिज में ठंडा कोयल पर ठंड का गठन बिजली की खपत को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक प्रशीतन प्रणाली में विस्तार डिवाइस के बीच जुड़ा हुआ है। एक प्रशीतन प्रणाली में विस्तार डिवाइस के बीच क्या जुड़ा हुआ होता है? हमारे ऑप्शन है, कंप्रेसर और कंडेंसर, कंडेंसर और रिसीवर, संघनित्र और वाष्पीकरण या वाष्पीकरण और कंप्रेसर। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा संघनित्र और वाष्पीकरण। एक प्रशीतन प्रणाली में विस्तार डिवाइस के बीच संघनित्र और वाष्पीकरण जुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्रेसर में एक एयर ड्रायर का मूल कार्य है।
कंप्रेसर में एयर ड्रायर का क्या कार्य होता है? कंप्रेसर में प्रवेश करने से धूल को रोके, इंटरकूलर से नमी निकाले, कंप्रेसर सेक्शन में नमी निकाले या आफ्टर कूलर के डाउन स्ट्रीम पर नमी निकाले। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आफ्टर कूलर के डाउन स्ट्रीम पर नमी निकाले। कंप्रेसर में एयर ड्रायर का मूल कार्य होता है आफ्टर कूलर के डाउन स्ट्रीम पर नमी निकालना। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, एयर कंडीशनर के स्टार लेवलिंग में प्रयुक्त पैरामीटर हैं। हमारे ऑप्शन हैं COP, EER, kW/TR, EPI। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, EER। फ्रेंड्स, EER का फुल फॉर्म होता है एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र PAT के अंतर्गत नहीं आता है? फ्रेंड्स, PAT का फुल फॉर्म होता है परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड। परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र नहीं आता है? हमारे ऑप्शन है क्लोर क्षार, एल्यूमिनियम, सीमेंट या वाणिज्य भवन। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वाणिज्य भवन। वाणिज्य भवन PAT क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उद्योग में एक दस्तावेजित ऊर्जा नीति का होना। हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, नियमों को संतुष्ट करता है, शीघ्र प्रबंधन प्रतिबाधा को दर्शाता है, ऊर्जा ऑडिट कौशल की उपलब्धता को दर्शाता है या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा शीघ्र प्रबंधन प्रतिबाधा को दर्शाता है। उद्योग में एक दस्तावेजित ऊर्जा नीति का होना शीघ्र प्रबंधन प्रतिबाधा को दर्शाता है। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, ऊर्जा तीव्रता का अनुपात है। ऊर्जा तीव्रता का अनुपात क्या है? हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, ईंधन की खपत पर GDP पर ईंधन की खपत, GDP पर ऊर्जा खपत या ऊर्जा खपत पर GDP। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईंधन की खपत पर GDP। ऊर्जा तीव्रता का अनुपात ईंधन की खपत पर GDP होता है। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, PAT के तहत एक ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र बराबर है। हमारे ऑप्शन है 1 टन कार्बन, 1 मेगावाट बिजली, 1 टन कोयला या 1 टन तेल बराबर। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 टन तेल बराबर। PAT के तहत एक ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र 1 टन तेल बराबर होता है। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, ऊर्जा प्रबंधन के उद्देश्यों में शामिल है। ऊर्जा प्रबंधन के उद्देश्यों में क्या क्या शामिल है? हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, पूरे संगठन में इष्टतम ऊर्जा खरीद और उपयोग को प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए, उत्पादन और गुणवत्ता को प्रभावित किए बिना ऊर्जा लागत या अपशिष्ट को कम करने के लिए, A, B दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, A, B दोनों। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, ऊर्जा संरक्षण भवन कोड से संबंधित नियमों के बाद किसी भी संरचना या निर्माण को जाना जाता है। हमारे ऑप्शन है पावर प्लांट, बिल्डिंग, गार्डन या कच्छ। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्डिंग। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, एयर कंडीशनर जैसे उपकरण की ऊर्जा दक्षता निर्धारित करने के लिए B द्वारा शुरू की गई प्रणाली है। हमारे ऑप्शन है स्टार रेटिंग, चंद्रमा रेटिंग, सूर्य रेटिंग या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन इमारतों में ऊर्जा दक्षता बढ़ाता है?
हमारे ऑप्शन है लाइट पाइप, ट्रिपल गेज विंडो, एकीकृत और फोटोवोल्टिक पैनल या उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, GLS से क्या समझते हैं। दोस्तों आपको GLS का फुल फॉर्म बताना है। GLS का फुल फॉर्म क्या होता है। हमारे ऑप्शन है जर्नल लैंप सोर्स, जर्नल लैंप सर्विस, जर्नल लाइटिंग सर्विस या जर्नल लाइटिंग सोर्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जर्नल लाइटिंग सर्विस। GLS का फुल फॉर्म जर्नल लाइटिंग सर्विस होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक उपकरण जो एक या अधिक लैंप से उत्सर्जित प्रकाश को वितरित करता है वह है। हमारे ऑप्शन है नियंत्रण गियर, लैंप, विद्युत दीप या स्टार्टर। इसका राइट आंसर हो जाएगा लैंप। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रज्वलकों का उपयोग शुरू करने के लिए किया जाता है। प्रज्वलकों का उपयोग किसे शुरू करने के लिए किया जाता है। हमारे ऑप्शन है FTL, CFL, सोडियम वाष्प लैंप या उपरोक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम वाष्प लैंप। प्रज्वलकों का उपयोग सोडियम वाष्प लैंप को शुरू करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दीपक द्वारा उपभोग की गई शक्ति और दीपक द्वारा उत्सर्जित चमकदार फ्लक्स का अनुपात होता है। हमारे ऑप्शन है प्रकाशन, लक्स, चमकदार प्रभावकारिता या CRI। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा चमकदार प्रभावकारिता। दीपक द्वारा उपभोग की गई शक्ति और दीपक द्वारा उत्सर्जित चमकदार फ्लक्स का अनुपात चमकदार प्रभावकारिता होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन रोशनी की सबसे अच्छी परिभाषा है। रोशनी की सबसे अच्छी परिभाषा क्या है। हमारे ऑप्शन है प्रकाश ऊर्जा के प्रवाह की समय दर, प्रति इकाई क्षेत्र पर एक चमकदार फ्लक्स घटना, दिशा के संबंध में बिना किसी वस्तु से उत्सर्जित फ्लक्स घनत्व या ऑप्शन डी किसी दिशा में किसी वस्तु से उत्सर्जित फ्लक्स घनत्व। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रति इकाई क्षेत्र पर एक चमकदार फ्लक्स घटना। प्रति इकाई क्षेत्र पर एक चमकदार फ्लक्स घटना रोशनी की सबसे अच्छी परिभाषा है। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, रंग प्रतिपादन सूचकांक को के पैमाने में मापा जाता है। हमारे ऑप्शन है 1 से 100, 1 से 1000, 100 से 1000 या उपरोक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 से 100। रंग प्रतिपादन सूचकांक को 1 से 100 के पैमाने में मापा जाता है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, कम दबाव वाले सोडियम वाष्प लैंप की तुलना में हैलोजन लैंप का कलर रेड रिंग इंडेक्स होता है। हमारे ऑप्शन है खराब, बहुत बढ़िया, औसत या बहुत खराब। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुत बढ़िया। कम दबाव वाले सोडियम वाष्प लैंप की तुलना में हैलोजन लैंप का कलर रेड रिंग इंडेक्स बहुत बढ़िया होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक लक्स के बराबर है। एक लक्स किसके बराबर होता है। हमारे ऑप्शन है 1 लूमेन प्रति मीटर, 1 लूमेन प्रति मीटर क्यूब, 1 लूमेन प्रति मीटर स्क्वायर या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 लूमेन प्रति मीटर स्क्वायर। 1 लक्स 1 लूमेन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ताप दीप्त लैंप का रंग प्रतिपादन सूचकांक। हमारे ऑप्शन है
HPSV लैंप की तुलना में उचित है, LPSV लैंप की तुलना में खराब है, HPMV लैंप की तुलना में समान है या प्रतिदीप्त लैंप की तुलना में उत्कृष्ट है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रतिदीप्त लैंप की तुलना में उत्कृष्ट है। ताप दीप्त लैंप का रंग प्रतिपादन सूचकांक प्रतिदीप्त लैंप की तुलना में उत्कृष्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किस प्रकाश स्रोत में सबसे कम जीवन है। हमारे ऑप्शन है सोडियम वाष्प, पारावाष्प, हैलोजन या तापदीप्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा तापदीप्त। तापदीप्त का जीवन काल सबसे कम होता है। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, IS 3646 के अनुसार गैर कामकाजी अंदरूनी जगह के लिए आवश्यक न्यूनतम रोशनी होती है। हमारे ऑप्शन है 100 लक्स, 50 लक्स, 20 लक्स या 1000 लक्स। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 लक्स। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, डीजल इंजनों में संपीड़न अनुपात की सीमा में है। हमारे ऑप्शन हैं 10:1 से 15:1, 14:1 से 25:1, 5:1 से 10:1 या 1:2 से 3:1। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 14:1 से 25:1। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा डीजल इंजन संचालन का अंतिम चरण है। हमारे ऑप्शन है इंडक्शन स्ट्रोक, संपीड़न स्ट्रोक, इग्निशन स्ट्रोक या निकास स्ट्रोक। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा निकास स्ट्रोक। डीजल इंजन संचालन का अंतिम चरण निकास स्ट्रोक होता है। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, डीजी सेट की सख्त आवश्यकता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। डीजी सेट की सख्त आवश्यकता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। हमारे ऑप्शन हैं आधार लोड, अधिकतम लोड, आंशिक भार या शून्य भार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिकतम लोड। अधिकतम लोड के द्वारा डीजी सेट की सख्त आवश्यकता निर्धारित की जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, डीजल उत्पादन सेट की दक्षता का मूल्य होता है। हमारे ऑप्शन है 35 से 45%, 50 से 60%, 65 से 70% या 80% से ऊपर। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 से 45%। डीजल उत्पादन सेट की दक्षता का मूल्य 35 से 45% तक होता है। दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल SVCV एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें तथा नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, विद्युत शक्ति प्रणाली में ट्रांसमिशन एफिशिएंसी बढ़ जाती है क्योंकि। विद्युत शक्ति प्रणाली में ट्रांसमिशन एफिशिएंसी क्यों बढ़ जाती है। हमारे ऑप्शन है वोल्टेज और पावर फैक्टर दोनों बढ़ जाते हैं, वोल्टेज और पावर फैक्टर दोनों घटते हैं, वोल्टेज बढ़ता है लेकिन पावर फैक्टर घटता है, या वोल्टेज घटता है लेकिन पावर फैक्टर बढ़ता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वोल्टेज और पावर फैक्टर दोनों बढ़ जाते हैं। वोल्टेज और पावर फैक्टर के बढ़ जाने से ट्रांसमिशन एफिशिएंसी बढ़ जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, विद्युत उत्पादन का 1 किलोवाट घंटे का उत्पादन करने के लिए ताप इनपुट की आवश्यकता होती है, उसे कहते हैं। हमारा ऑप्शन है दक्षता, ऊष्मा दर, कैलोरी मान या ऊष्मा मान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊष्मा दर। विद्युत उत्पादन का 1 किलोवाट घंटे के उत्पादन करने के लिए
ताप इनपुट की आवश्यकता होती है उसे ऊष्मा दर कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय वितरण प्रणाली के लिए कौन सा वोल्टेज उपलब्ध नहीं है। हमारे ऑप्शन है 33 kV, 11 kV, 280 वोल्ट या 433 वोल्ट। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 280 वोल्ट। 280 वोल्ट भारतीय वितरण प्रणाली के लिए उपलब्ध नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में बिजली की हानि पर निर्भर करती है। हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, लाइन में करंट, लाइन का प्रतिरोध, लाइन की लंबाई या उपरोक्त सभी। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, वे ऊर्जा स्रोत जो अटूट हैं उन्हें कहा जाता है। वे ऊर्जा स्रोत जो अटूट हैं उन्हें क्या कहा जाता है। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रिन्यूएबल एनर्जी। दूसरा क्वेश्चन, प्राथमिक ऊर्जा में जीवाश्म ईंधन की कुल कितनी मात्रा होती है। ऑप्शन ए 78%, ऑप्शन बी 85%, ऑप्शन सी 90% या ऑप्शन डी 50%। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 85%। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अक्षय ऊर्जा की श्रेणी में नहीं आता है। ऑप्शन ए क्रूड ऑयल, ऑप्शन बी वाइंड, ऑप्शन सी जियोथर्मल, ऑप्शन डी हाइड्रोलिक। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्रूड ऑयल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाणिज्य ऊर्जा स्रोत है। इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी ऑयल या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इलेक्ट्रिसिटी। अगला क्वेश्चन, वायु प्रदूषण में निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक योगदान है। ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन सी सल्फर ऑक्साइड या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, भारत की ऊर्जा की तीव्रता विश्व औसत का कितना गुना है। भारत की ऊर्जा की तीव्रता विश्व औसत का कितना गुना है। ऑप्शन ए 2.5, ऑप्शन बी 1.5, ऑप्शन सी 3.6 या ऑप्शन डी 10। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की कुल ऊर्जा निम्न में से किसका योग है। शरीर की कुल ऊर्जा निम्न में से किसका योग है। ऑप्शन ए काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन बी पोटेंशियल एनर्जी, ऑप्शन सी फोर्सेस या ऑप्शन डी ए और बी दोनों। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अधिक ऊर्जा कुशल है। ऑप्शन ए CFL, ऑप्शन बी इनकैंडेसेंट बल्ब, ऑप्शन सी LED बल्ब या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी LED बल्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 में समाहित है। यानी कि जो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 में हुआ था उसमें क्या क्या समाहित है। ऑप्शन ए प्रोडक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, ऑप्शन बी प्रिजर्वेशन फॉर मैटर एसोसिएटेड एनर्जी, ऑप्शन सी एनर्जी कंजर्वेशन या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय गांवों का कॉमन एनर्जी स्रोत है। भारतीय गांवों का कॉमन एनर्जी स्रोत क्या है? ऑप्शन है इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी सन या ऑप्शन डी वुड एंड एनिमल डंग। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वुड एंड एनिमल डंग। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिग्नाइट, बिटमिनस एवं एंथ्रेसाइड निम्न में से किसकी विभिन्न श्रेणी हैं? दोस्तों हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, न्यूक्लियर फ्यूल, कोल, नेचुरल गैस, बायोगैस। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर है कोल। हमारा अगला क्वेश्चन है, एलएनजी का पूर्ण नाम क्या है? दोस्तों हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, लिक्विड नेचुरल गैस, लो नाइट्रोजन कंटेंट गैस, लिक्विड नाइट्रोजन गैस। तो दोस्तों हमारा सही ऑप्शन है ए, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श रूप से भारत के जंगलों की जमीन का प्रतिशत होना चाहिए। दोस्तों हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, 50%, 15%, 33%, 44%। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर है सी, 33%। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा बायोमास एनर्जी का स्रोत है। हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, एनिमल वास्ट, इंडस्ट्रियल वास्ट, फिब्रेयस वास्ट ऑफ द पेपर इंडस्ट्री, फिब्रेयस वास्ट ऑफ द शुगर इंडस्ट्री। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर है डी, फिब्रेयस वास्ट ऑफ द शुगर इंडस्ट्री। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोसिस्टम का कार्यशील दृष्टिकोण है। दोस्तों हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, एनर्जी साइकिल्स, न्यूट्रिएंट साइकिल्स, फूड चेन्स, ऑल ऑफ द एबव। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर है डी, ऑल ऑफ द एबव। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम किस वर्ष बनाया गया? हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, 1998, 2001, 2002, 1999। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर है बी, 2001। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस एवं वर्टिकल एक्सिस निम्न में से किस प्रकार है? दोस्तों हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर, विंड मिल्स, बायोगैस रिएक्टर, सोलर सेल। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर है बी, विंड मिल्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश फोटोवोल्टिक एनर्जी में रूपांतरण कहलाता है। दोस्तों हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, केमिकल एनर्जी, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी, जियोथर्मल एनर्जी। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर है सी, इलेक्ट्रिसिटी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व गैस भंडार के आखिरी समय तक रहने का अनुमान है।
दोस्तों हमारे ऑप्शन दिए गए हैं 45 ईयर, 200 ईयर, 65 ईयर्स, 75 ईयर्स। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर है 200 ईयर्स। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम का गठन किस वर्ष किया गया? हमारे ऑप्शन हैं 1976, 1974, 1981, 1980। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर है बी 1974। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे बाहरी सतह है। हमारे ऑप्शन दिए गए हैं मैग्मा, मेटल, क्रस्ट, ठोस लोह कोर। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर है सी क्रस्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस कोयले को तरल हाइड्रोकार्बन में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है। दोस्तों हमारे ऑप्शन दिए गए हैं द्रवीकरण, कार्बोनेशन, उत्प्रेरक रूपांतरण, क्रैकिंग। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर है ए द्रवीकरण। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयले का सबसे बड़ा भंडार या संचित भंडार किस राज्य में है? दोस्तों हमारे ऑप्शन दिए गए हैं ए बिहार, बी झारखंड, सी मध्य प्रदेश, डी उड़ीसा। तो दोस्तों हमारा राइट ऑप्शन है बी झारखंड। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है? दोस्तों हमारे ऑप्शन दिए गए हैं ए तेल, बी कोयला, सी बायोगैस, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है सी बायोगैस। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? तो दोस्तों हमारे ऑप्शन दिए गए हैं सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, वायु ऊर्जा, ज्वार शक्ति। तो दोस्तों हमारा राइट ऑप्शन है बी प्राकृतिक गैस। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? दोस्तों हमारे ऑप्शन दिए गए हैं ए आणविक, बी तापीय, सी जल विद्युत, डी सौर। तो दोस्तों हमारा राइट ऑप्शन है बी तापीय। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों हमारे ऑप्शन दिए गए हैं तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बिहार, छत्तीसगढ़। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है बी महाराष्ट्र। तो दोस्तों हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों हमारे ऑप्शन दिए गए हैं पोखरण, सूरतगढ़, रावतभाटा, चित्तौड़गढ़। तो दोस्तों हमारा राइट ऑप्शन है सी रावतभाटा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा हेतु भारी जल संयंत्र अधोलिखित में से किस स्थान पर नहीं है? दोस्तों हमारे ऑप्शन दिए गए हैं ए हाजरा, बी कलपक्कम, सी थाल, डी तुतिकोरिन। तो दोस्तों हमारा राइट ऑप्शन है बी कलपक्कम। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ऊर्जा में से कौन सी जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाती है? दोस्तों हमारे ऑप्शन दिए गए हैं सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, भूउष्मा ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। तो दोस्तों हमारा राइट ऑप्शन है
ए सौर ऊर्जा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षय और ऊर्जा के अन्य वैकल्पिक स्रोतों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए की स्थापना मार्च 1981 में भारत सरकार की सीमाएं थीं। दोस्तों हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, ए ऊर्जा के अतिरिक्त स्रोतों के लिए कमीशन, बी ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के लिए कमीशन, सी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, डी विज्ञान और पर्यावरण केंद्र। तो दोस्तों हमारा राइट ऑप्शन है ए ऊर्जा के अतिरिक्त स्रोतों के लिए कमीशन। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत का राज्य कोयले का सर्वाधिक उत्पादन करता है। दोस्तों हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, ए झारखंड, बी मध्य प्रदेश, सी उड़ीसा, डी बिहार। तो दोस्तों हमारा राइट ऑप्शन है ए झारखंड। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में ऊर्जा का गैर व्यावसायिक स्रोत है। दोस्तों हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, कोयला, लिग्नाइट, जलाऊ लकड़ी, परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पाद। तो दोस्तों हमारा राइट ऑप्शन है डी परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पाद। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा का अधिकतम यौगिकीकरण किसके द्वारा होता है। दोस्तों हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई, हरे पौधे। तो दोस्तों हमारा राइट ऑप्शन है डी हरे पौधे। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा संकट किसका परिणाम है। दोस्तों हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, ए ऊर्जा उत्पादन में भारी लागत का, बी प्रदूषण के कारण कुछ ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग करने के भय का, सी ऊर्जा के अनवीनीकरणीय स्रोतों के अधिक प्रयोग का, ऊर्जा के स्रोतों की अनुपलब्धता का। दोस्तों हमारे राइट ऑप्शन है डी ऊर्जा के स्रोतों की अनुपलब्धता का। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई हाई किससे संबंधित है। दोस्तों हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, इस्पात, पेट्रोलियम, मकबरा, जूट या पटसन। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी पेट्रोलियम। मुंबई हाई पेट्रोलियम से संबंधित है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ग्रीन हाउस गैसों के मुख्य घटक हैं। दोस्तों हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, CO2 एंड CH4, SO2, NO2, वाटर वेपर। तो दोस्तों हमारा राइट ऑप्शन है ए CO2 एंड CH4। CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड तथा CH4 को मीथेन कहते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ESCO क्या है। दोस्तों आपको ESCO का फुल फॉर्म बताना है। दोस्तों हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, ए एनर्जी सेविंग कंपनी, बी एनर्जी सोर्सिंग कंपनी, सी एनर्जी सर्विस कंपनी, डी कंपनी का एनर्जी सेक्शन। तो दोस्तों हमारा राइट ऑप्शन है सी एनर्जी सर्विस कंपनी। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत में ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कच्चा पदार्थ है। दोस्तों हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, कोयला। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है डी कोयला। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत है। दोस्तों हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, ए कोयला, बी प्राकृतिक गैस, सी खनिज तेल, डी नाभिकीय ऊर्जा। तो दोस्तों हमारा राइट ऑप्शन है ए कोयला। कोयला भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत है। दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कोयले से वाणिज्यिक रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा को कहते हैं।
दोस्तों हमारे ऑप्शन दिए गए हैं प्रकाश ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ताप ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। तो दोस्तों हमारा राइट ऑप्शन है सी ताप ऊर्जा। कोयले से वाणिज्यिक रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा को ताप ऊर्जा कहते हैं। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।